नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिल्लर फोरम के इस मंच पर। ये मंच हमारा साथियों सदा समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस स्कूल्स और कॉलेज लेक्चरशिप के एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, खासतौर से हिस्ट्री सब्जेक्ट के को क्रैक करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे किसी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे सेंट्रल लेवल का हिस्ट्री से विषय संबंधित कोई भी एग्जाम हो, उनको क्रैक करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऐप का भी और वेबसाइट का भी, दोनों ही माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जरा अपनी क्लास में देख लेते हैं। साथियों, हमारा मध्यकाल चल रहा है। इससे पहले हमारा भक्ति आंदोलन था, उससे पहले सूफी आंदोलन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन कंप्लीट हो चुका और इससे संबंधित डिटेल्स मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर चुका हूँ, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। कुछ लोगों को अभी भी टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा यार। तो साथियों देखिए, टेलीग्राम को सर्च कीजिए, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप में डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए हिस्ट्री यूजीसी नेट / फिल्लर फोरम के नाम से डालोगे, वो आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें हमारा सारा स्टडी मटेरियल मैं टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ, पोल क्वेश्चंस भी डालते हैं वहाँ पर हम, और अपडेट्स वगैरह भी डालते रहते हैं। तो वहाँ से देख लीजिए क्या दिक्कत है यार। बाकी तो यहाँ तो हम रेगुलर डेली, हमारी सबको पता होगा 1 बजे हमारी डेली क्लास चलती है, दिन में 1 बजे हमारी डेली क्लास होती है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक था वो है प्रांतीय राज्य, प्रांतीय राज्यों में विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, मध्यकाल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और भी राज्य थे साथियों। तो पहले हम बड़े राज्यों के बारे में देखेंगे, फिर बाद में छोटे राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे, प्रांतों के अनुसार जो उभर करके आए थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा मेन हमारा होता है विजयनगर राज्य, इसके बाद फिर बहमनी आएगा और फिर और छोटे छोटे मालवा वगैरह को देखेंगे हम 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो प्रांतीय राज्य में विजयनगर साम्राज्य था। तो विजयनगर साम्राज्य की खोज सबसे पहले कॉलिन मैकेंजी ने की थी। विजयनगर की जो राजधानी थी साथियों, हम्पी थी। विजयनगर एक पूरा साम्राज्य था और उसकी राजधानी भी विजयनगर ही थी उस समय। ठीक है, तो विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, बाद में हालांकि आधुनिक संदर्भ में जो है हम्पी है। हम्पी जो कि कर्नाटक प्रदेश में है, कर्नाटक स्टेट में है, वहां से इसके अवशेष मिले हैं विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर की राजधानी की। ठीक है, तो खोजा किसने उसको? सबसे पहले कॉलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी ने इनको खोजा था। और उसके फिर साथियों उसके अवशेषों के, हम्पी के पूरे अवशेषों को जो चित्र बनाए थे प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, वो किसने बनाए थे? अलेक्जेंडर ग्रानिलो। ये एक पुरातात्विक विशेषज्ञ हुए हैं साथियों, अलेक्जेंडर ग्रानिलो। इन्होंने उसका डिजाइन बनाया था, चित्र बनाए थे कि कहाँ से क्या क्या सिस्टम था उसका, रिसर्च करके प्रॉपर तरीके से। और अभिलेखों का प्रलेखन किया था वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में। जो अभिलेख पाए गए ना साथियों, उनका जो प्रलेखन किया गया, उनका जो क्या बोलते हैं डिटेल्स और डेफिनेशन जो दी गई, वो दी थी J.F. फ्लीट महोदय ने। ये भी एक रिसर्च स्कॉलर हुए हैं साथियों, J.F. फ्लीट का बहुत नाम आता है। कब? 1876 में, 1876 में J.F. फ्लीट महोदय ने अभिलेखों का, इंस्क्रिप्शंस का डिटेल्स में उनको डिकोड किया था। ठीक है, तो और आर सेवल ने इसी के ऊपर एक बुक लिखी साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अच्छे से आप नोट कर लीजिए। आर सेवल जो इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने एक बुक लिखी, ए फॉरगेटन एम्पायर, एक विस्मृत साम्राज्य। एक फॉरगेटन एम्पायर, एक ऐसा राज्य जिसको भुला दिया गया। 18th सेंचुरी तक साथियों ये विजयनगर का किसी को पता ही नहीं था, हमारे नॉर्थ इंडियन को और बाकी लोगों को। ये दुनिया से कटी हुई सभ्यता थी। जैसे कि इससे पूर्व में हड़प्पा सिविलाइजेशन बाद में प्रकाशित हुई ना 19th सेंचुरी में, इसी प्रकार से ये भी एम्पायर जो है पूरा भूल चुके थे लोग इसको भी। बट एक बात कहनी पड़ेगी साथ, ब्रिटिशर्स का हम कहते हैं वो हमें सब कुछ लूट के ले गए, लेकिन उन्होंने दिया भी बहुत कुछ हमें। रिसर्च के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ दिया हमें साथियों, ये मानना पड़ेगा हमें। तो उन्होंने आर सेवल ने क्या लिखा? ए फॉरगेटन एम्पायर 1901 में, 1901 में ये बुक लिखी। और इसमें पूरा इन्होंने लिखा कि किस किस प्रकार से कैसे क्या सिस्टम बना था। क्या कि इतिहास में इन्होंने कहा कि इन्होंने आर सेवल ने कि विश्व इतिहास में शायद ही कोई ऐसा कालखंड रहा हो, ऐसा साम्राज्य रहा हो जिसे इतनी बुरी तरह से भुला दिया गया हो।
क्यों? क्योंकि इसका अंत था तो बहुत भयंकर तरीके से हुआ था, इसको अग्निसात कर दिया गया था, जला दिया गया था इसको। देखेंगे वन बाय वन करके आगे चल करके, ठीक है। तो इसमें विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाले साथी प्रमुख 4 राजवंश हुए हैं, संगम, सुलु वंश, तुलु वंश और आर्यवीडु वंश। ये 4 राजवंश हुए जिन्होंने वन बाय वन करके इन विजयनगर साम्राज्य के ऊपर शासन किया। तो सबसे पहले संगम राजवंश के संस्थापक माना गया साथियों हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का साथियों 2 भाई थे। थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका, फिर आगे चलते हैं। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, हालांकि वैसे तो 5 भाई थे वे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिहर, बुक्का, मरप्पा, मदप्पा और कंपा या कंपन करके, तो ये 5 भाई थे और इनके पिता का नाम था संगमा। तो संगमा चूंकि इनके पिता का नाम था, इसी से वजह से इनके राजवंश को संगम राजवंश कहा गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं आप सभी को, ठीक है। तो संगम राजवंश क्यों पड़ा? क्योंकि इनके पिता का नाम संगमा था, तो उसी से ही संगम राजवंश, इनके शासन वंश का नाम संगम वंश पड़ा, ठीक है। और ये दोनों भाई था तो काकतीय राजवंश, वारंगल के काकतीय राजवंश के महेंद्र प्रताप द्वितीय के वहां पर अधिकारी थे, राजस्व अधिकारी थे दोनों भाई, ठीक है। और वहां से जब मोहम्मद बिन तुगलक ने हमला किया तो मोहम्मद बिन तुगलक वहां से पकड़कर इनको दिल्ली ले आया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में, इनको मुसलमान बना दिया, ठीक है। और वहां से इनको भेजा फिर बाद में दक्षिण भारत में विद्रोह दबाने के लिए। वहां से ये फिर विद्यारण्य के संपर्क में आए, मोहम्मद बिन तुगलक ने इनका धर्मांतरण कर दिया था। और वहां से फिर विद्यारण्य, एक दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत हुए साथ ही विद्यारण्य और सायण 2 भाई हुए थे जिन्होंने वेदों के ऊपर भाष्य लिखे थे। सायण ने खास तौर से, ये विद्यारण्य भी स्कॉलर थे, इनका एक भाई था सायण। सायण एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच मेकिंग में आता है साथियों। सायण जो थे और वेदों के भाष्यकार थे, वेदों को भाष्य लिखे उन्होंने, बहुत सारे बुक्स वगैरह लिखी थी, ट्रांसलेशन वगैरह किए थे, ठीक है। तो इन्होंने विद्यारण्य इन दोनों भाइयों को शुद्धिकरण कर दिया, इनका शुद्धिकरण कर दिया। और तुंगभद्रा नदी के किनारे बाद में इन दोनों भाइयों ने विद्यारण्य से प्रेरणा लेकर के विद्यारण्य को अपना गुरु माना और उसी से प्रेरणा लेकर के तुंगभद्रा नदी के किनारे 2 नगर बसाए साथियों। क्या बसाए? 2 नगर बनाए, एक विजयनगर यानी कि जीत का नगर और एक विद्यानगर यानी कि ज्ञान का नगर, शिक्षा का नगर, विद्या का नगर। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे 2 नगर बसाए गए, उसी में से एक निकल करके आया विजयनगर। वो धीरे धीरे करके डेवलप हुआ था साथियों, सभी को पता होगा धीरे धीरे करके हर चीज़ डेवलप होती है, एकदम से कोई चीज़ नहीं आती है, ना एकदम से खत्म हो जाती है। किसी भी चीज़ को उठने में समय लगता है और उसका डाउनफॉल में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो ये दोनों भाई करते रहे। तो इन्होंने क्या किया? 18 अप्रैल 1336 में हरिहर का राज्याभिषेक हुआ था साथियों। हरिहर का राज्याभिषेक, पहला जो शासक माना गया संगम वंश का पहला जो शासक था वो था, या विजयनगर का पहला शासक कह सकते हैं आप, कौन था? हरिहर। हरि का नाम, हरिहर नाम साथियों ये 2 नामों से मिलकर बना है, हरि और हर। हरि मतलब कृष्ण भगवान से जोड़ देते हैं, और हर मतलब हर हर महादेव मतलब शिव भगवान से। तो हरि और हर दोनों का समावेश है इसमें, कृष्ण का भी और शंकर शिव का भी, ठीक है। तो हरिहर फर्स्ट राज्याभिषेक होता है 18 अप्रैल 1336 को। तो ये इन्होंने क्या किया था? विरूपाक्ष भगवान को साक्षी माना। विरूपाक्ष भगवान जो है दक्षिण भारत में प्रचलित है साथियों, देवता है विरूपाक्ष उनके, जो कि शिव जी से साम्य रखते हैं। दक्षिण भारत में शिव का ही एक नाम विरूपाक्ष है। तो विरूपाक्ष को इन्होंने विरूपाक्ष का साम्राज्य माना और खुद उसके संरक्षक बने दोनों भाई, कि भाई ये जमीन है, ये साम्राज्य जो है ये तो है भगवान का, और हम इसके एजेंट हैं, हम इसके देखभाल करने वाले कर्मचारी हैं। तो आज भी अगर आप देखोगे तो दक्षिण भारत में, चाहे वो पुरी का जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, चाहे वो और मंदिर हो, ऐसे ही सिस्टम चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। पुजारी वहाँ पर काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, और उसका केयर टेकर जो है कमेटी के रूप में और होती है, और उसका केयर टेकर एक जो मेन होता है वो राजवंश परिवार का ही होता है, ठीक है। विजयनगर की स्थापना की थी, विरूपाक्ष को देवता मानकर खुद इसके संरक्षक बन गए थे। विजयनगर की राजधानी स्टार्टिंग में एनगोंडी थी। क्या था? स्टार्टिंग में एनगोंडी थी, और 7 साल के बाद में 1336 के 7 साल के 1342 में हो गई थी राजधानी विजयनगर। अनगोंडी से विजयनगर बाद में शिफ्ट हो गई थी, ठीक है। तो अनगोंडी स्टार्टिंग में राजधानी थी। हरिहर इसका पहला शासक था, जिसका टाइम पीरियड था 1336 से लेकर 1356 के बीच में। इन्होंने संयुक्त शासन किया था,
ये दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य में पहले 2 भाई थे जिन्होंने की संयुक्त प्रशासनिक शासन किया था मिलकर के, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, होयसलों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। होयसल साम्राज्य को विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था हरिहर ने। इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद बैठता है बुक्का फर्स्ट, उसका उत्तराधिकारी इसी का भाई होता है। यही बुक्का, हरिहर बुक्का जो है ना, यही वाला बुक्का यहाँ जाता है और इसके बाद में ये शासन करता है। ये इसका टाइम होता है। इसी के समय में साथ युद्ध होता है, पहला युद्ध जो कि विजयनगर और बहमनी में होता है। पहला युद्ध होता है, कब होता है, 1367 से 1368, ठीक है। इसमें फरिश्ता कहता है कि 4 लाख लोग मारे जाते हैं। हालांकि फरिश्ता तो ये उल्लेख मिलता है कि 4 लाख हिंदू इसमें मारे जाते हैं। इतना भीषण युद्ध होता है कि दोनों तरफ बहमनी के शासक मुस्लिम थे, ये हिंदू थे, प्रजा सभी की ही हिंदू थी, सीधी सी बात, सैनिक भी हिंदू ही रहे होंगे साथियों। तो फरिश्ता कहता है कि मारे गए थे 4 लाख से ज़्यादा लोग, ठीक है। हाँ, एक और बात बता देता हूँ इसमें कि बहमनी और विजयनगर में झगड़े चलते रहे थे साथ, स्टार्टिंग से ही झगड़े चलते रहे थे। क्यों चलते रहते, क्योंकि फरिश्ता तबतबा, एक जो इतिहास का रहा तबतबा कहता है कि ये प्योरली जो है सांप्रदायिक झगड़ा हुआ था, सांप्रदायिक युद्ध हुए थे, क्यों, क्योंकि वो कहता तबतबा धर्म को ज़्यादा उसमें उसको वो दे दिया है कि ये जो झगड़ा हुआ था ये धर्म को लेकर के हुआ था कि एक तरफ मुस्लिम और एक तरफ हिंदू। तो लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि अच्छा फरिश्ता की बताता हूँ पहले। तबतबा कहता है कि धर्म को लेकर झगड़े हुए थे और कुफ्र का दमन करने के लिए बहमन के शासकों ने विजयनगर साम्राज्य को दबा दिया था, कुफ्र का दमन करने के लिए। यानी कि बोले तो इस्लाम में नॉन मुस्लिम्स को काफिर माना गया है। तो कुफर का दमन करने के लिए, कुफर मतलब हिंदुओं का जो शासन उसका दमन करने के लिए, उसको दबाने के लिए बहमनी शासकों ने, मुस्लिम क्या बोलते हैं, राजवंशों ने इसको दबा दिया था। विजयनगर को दबाने के लिए युद्ध हुए थे। लेकिन कुछ इतिहासकार, फरिश्ता कहता है कि नहीं, ये जो है टैक्स कलेक्शन को लेकर के झगड़ा था। रायचूर दोआब जो ज़मीन थी बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के जो कृष्णा और कावेरी का जो डेल्टा है, जैसे हमारे उत्तर भारत में गंगा और यमुना का जो डेल्टा दोआब का जो क्षेत्र है सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, इसी प्रकार से दक्षिण भारत में साथ जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको रायचूर दोआब बोला जाता है। उसके ऊपर कब्जा करने के लिए दोनों में समय समय पर झगड़े होते रहते थे, युद्ध होते रहते थे। क्यों, क्योंकि वो उपजाऊ जमीन थी, वहाँ से फसल बहुत ज़्यादा आती थी, टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता था, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा एक जनरेट होता वहाँ से। तो उसी के ऊपर कब्जा करने के लिए हर समय समय पर इनके झगड़े चलते रहते थे, विजयनगर और बहमनी के। और इसी को लेकर के प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो पल्लवों के झगड़े, चालुक्यों के झगड़े, प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा था दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों के, पल्लवों के, कांची के, वेंगी के, वातापी के, चालुक्य वगैरह, इनके झगड़े चलते रहे थे। तो ये था, फरिश्ता कहता है कि इसमें 4 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी में ही सबसे पहले तोपों का प्रयोग मिलता है। तोपों का प्रयोग कहाँ मिलता है, इसी युद्ध में हमें मिलता है, जो 1367 में होता, तोपों का प्रयोग मिलता है साथियों इसमें। तोप कहते हैं ना कि सबसे पहले तोप कौन लेकर के आया, जनरली पढ़ाया जाता है कि बाबर ने इस्तेमाल किया तोपों का, लेकिन ऐसा अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल फैक्ट, अकॉर्डिंग टू रिसर्च स्कॉलर्स ऐसा नहीं है। तोपों का प्रयोग यहाँ पर हो चुका था ऑलरेडी 14वीं सेंचुरी में। बाबर तो आया था 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध तब हुआ था 1526, उससे तो लगभग 200 साल पहले लगा लीजिए, यहाँ पर हो चुका था तोपों का प्रयोग। ठीक है, इसका एक पूरा चैप्टर है, मैं डिटेल डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर देख लीजिए कि बारूद की शुरुआत कैसे हुई, चाइना से हुई या इंडिया से हुई थी। कहते हैं ना बारूद और कागज की शुरुआत चाइना से हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। राजीव दीक्षित कहते हैं कि दोनों की खोज भारत में हुई थी, रिसर्च करके उन्होंने ये पता लगाया था। ठीक है, तो ये बारूद का सिस्टम कैसे कैसे कहाँ चला, पहले आतिशबाजी बनी है, श्री राम आए थे अयोध्या में, जब श्री राम की वापसी हुई थी 14 साल का वनवास काट कर, तो लोगों ने आतिशबाजी की थी ना, तो आतिशबाजी उस समय बारूद था। तो प्रयोग हुआ यहाँ पर। और इसने साथियों बुक ऑफ फर्स्ट ने दूत मंडल भेजे चीन में दूत मंडल भेजे, और अपने आसपास दक्षिण भारत के आसपास जितने भी साम्राज्य सभी के साथ इसने मैत्री संबंध स्थापित किए, एम्बेसडर्स भेजे, राजदूत भेज दिए अपने अलग अलग जगहों के ऊपर। ठीक है, और इसी के समय वेदों की व्याख्या हुई साथियों सायण के द्वारा। विद्यारण्य के भाई जो सायण थे ना, उन्होंने वेदों के ऊपर भाष्य लिखे,
क्लियर। इसके बाद आता है हरिहर टू उत्तराधिकारी, इसका टाइम पीरियड ये होता है, देख लो अच्छे से आप, ठीक है। ये जो पहला शासक था साथियों जिसने उपाधि धारण की, भारी भरकम उपाधियां, जैसे गुप्त साम्राज्य गुप्त शासकों ने धारण की थी ना, ऐसे ही इन्होंने धारण की। कौन सी? महाराजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि, महाराजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि से धारण की। किसने? हरिहर टू ने, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट का पॉलिटिकल टाइम पीरियड 1406 टू 1422, ठीक है। इसके समय में साथ फिर युद्ध होता है बहमनी से, बहमनी साम्राज्य से, बहमनी राज्य से फिर दोबारा युद्ध होता है। विजयनगर और बहमनी के बीच में युद्ध होता है, झगड़ा होता है, और जिसके बोला गया है सोनार की बेटी का युद्ध। कुछ रहा होगा, सोनार की बेटी, सोना का जो काम करते हैं उन्हें सुनार बोलते हैं, स्वर्णकार बोल देते हैं, तो सोनार की बेटी का युद्ध कुछ रहा होगा इसका। तो फिरोज शाह उस समय इसका शासक था, बहमनी का, फिरोज शाह बहमनी का शासक था, और दोनों के बीच झगड़ा हुआ। बताता है हमें निकोलो कोंटी। कौन कहता है? निकोलो कोंटी। और इसमें जीत गया था देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट की विजय हुई थी, विजयनगर का शासक जीत गया था इसमें, ठीक है। अब निकोलो कोंटी और क्या कहता है कि इसने साथियों घोड़ों को, देवराय फर्स्ट एक बहादुर शासक था, इसने घोड़ों की महत्ता को समझा था। अपनी शासन प्रशासन को, सेना को मजबूत करने के लिए इसने अपने सेना में घोड़ों की भर्ती की, वो घोड़ों को इंपोर्ट किया, ठीक है। घोड़े आयात किए वेस्ट से, पश्चिमी देशों से घोड़ों के आयात किए बहुत ज़्यादा इसने, ठीक है। और मुस्लिम क्या बोलते हैं उसको, सैनिकों की भर्ती की। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है कि किसने, विजयनगर साम्राज्य में कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले अपनी सेना में मुस्लिमों की भर्ती की? तो देवराय फर्स्ट, मुस्लिमों की सैनिकों की भर्ती की। इसकी सेना में लगभग 10,000 मुस्लिम सैनिक थे साथियों, बताते हैं कितने सैनिक थे? लगभग 10,000, ठीक है। और तुंगभद्रा नदी, तो जो नदी थी उसमें से साथियों से नहर निकाली, सिंचाई के साधनों को बढ़ावा देने के लिए, सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए तुंगभद्रा से नहर निकाली, 24 किलोमीटर लंबी, कितनी? 24 किलोमीटर लॉन्ग, लंबी निकाली। इसका चित्रात्मक वर्णन क्या करता है नूनीज फरनाओ नूनीज, जो फॉरेन ट्रेवलर था साथियों, वो इसका चित्रात्मक, उसने अपनी बुक लिखी, उसमें उसे चित्र विद क्या बोलते हैं, फिगर्स के साथ में इसने वो बुक लिखी, चित्रात्मक वर्णन करता है नूनीज इसका, ठीक है। इसके बाद छठा शासक बन जाता है, सॉरी पांचवा शासक, चार हो गए, पांचवा शासक बनता वीर विजय। 1422 से लेकर 1430 तक का इसका टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। इसका फिर एक छोटा सा शासक, इसका कोई खास वो लेख नहीं मिलता हमें। इसका फिर पुत्र होता है देवराय टू, ये बहुत बहादुर होता है साथियों, ये संगम काल का सबसे बहादुर शासकों में से एक है, ठीक है। देवराय टू छठा शासन होता है विजयनगर का, संगम राजवंश का, ठीक है। इसका पॉलिटिकल टाइम पीरियड था 1425 से 1446 के बीच में, ठीक है। ये सबसे महान होता है, और इसकी उपाधि होती गजबेटकर। क्या उपाधि ली है इसने? गजबेटकर की। और इसने एक जांच कमेटी बैठाई साथियों, अपनी सेना को सुदृढ़ करने के लिए इसने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, कि शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक टीम बनाई। जैसे कि आज भी कोई घटना घट जाती है या कोई चीज़ का हमें पता लगाना होता है, तो हम एक सर्वे करवाते हैं, या एक जांच कमेटी बैठाई जाती है कि इस घटना के ऊपर जांच कमेटी बैठा दी गई है, तो देखते हैं जांच कमेटी क्या रिपोर्ट देती है। जो रिपोर्ट जांच कमेटी देती है उसी रिपोर्ट का आधार बनाकर फिर आगे डिसीजन लेती हैं सरकारें, चाहे वो स्टेट की सरकारें हो, चाहे वो सेंटर की सरकारें हों, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसने एक जांच कमेटी बैठा दी, और जांच कमेटी की सिफारिशों के अनुसार फिर इसने 2000 तुर्की धनुर्धारियों की भर्ती करी साथ अपनी सेना में। ये भी नेट का आया वो क्वेश्चन है कि तुर्की धनुर्धारियों की भर्ती कौन से शासक ने की थी? तो कौन शासक ने की थी? देवराय टू ने 2000 सैनिकों की भर्ती की थी, ठीक है। और ये था, इसने अपने दरबार में साथियों अपने सिंहासन के सामने कुरान रखवाई थी। मुस्लिमों का धार्मिक ग्रंथ है, पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इस्लाम को मानने वाले बहुत सारे सेना में थे, तो उनका सम्मान करने के लिए इसने कुरान को भी अपने राज दरबार में रखवा दिया था, ठीक है। और क्या करवा? इसने मस्जिद निर्माण की छूट दे दी थी साथियों, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? चलो मैं कोई नहीं, मैं इसकी फोटो खींच के डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से देख सकते हो। बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। क्या था? मस्जिद की निर्माण की छूट दी थी इसने अपने शासन में।
क्यों? क्योंकि प्रजा में बहुत से लोग मुसलमान थे, सेना में भी थे, अपने बाल बच्चों को साथ लेकर के आए थे। जो तुर्की धनुर्धारी भर्ती के थे, ये इसमें सारे खाली घोड़े पे थोड़ी आ गए होंगे, कुछ अपने बीवी बच्चों को भी लेकर के आए होंगे। तो शासन प्रजा में से कुछ लोग मुसलमान थे, तो उनकी भावनाओं को देखते हुए इसने मस्जिद निर्माण की छूट दे दी थी कि आप अपनी पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए मस्जिद बना सकते हो दक्षिण भारत में। क्लियर। और श्रीलंका का अभियान किया इसने, श्रीलंका का अभियान किया, श्रीलंका को जीत लिया। बताता है नूनीज कहता है इसके बारे में कि इसने श्रीलंका में अभियान किया था और श्रीलंका से टैक्स वसूला था। क्लियर। श्रीलंका से टैक्स वसूला था इसने, और कोंड बिंदु को जीत लिया था। कोंड बिंदु बोले तो आंध्र प्रदेश में है, वहां तक पहुंच गया था, साम्राज्य को काफी विस्तार कर लिया था, बढ़ा लिया था। कोंड बिंदु आंध्र प्रदेश में है, यहां इसको विजय कर लिया था, जीत लिया था। और इसके दरबार में 34 कवि रहते थे, 34 कवि रहते थे, पोइट्स रहते थे, लेखक रहते थे इसके दरबार के अंदर 34, नोट कर लीजिए। और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण शुरू करवाया साथ ही इसने। विट्ठल स्वामी, विट्ठल बोले तो विट्ठल उत्तर भारत हम विष्णु भगवान बोलते हैं, इस दक्षिण भारत में से ही उसी का एक रूप विट्ठल बोलते हैं। विठोबा या विट्ठल महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में बोलते हैं, महाराष्ट्र से नीचे जितना भी जाओगे आप डाउन दक्षिण भारत में विट्ठल करके बोलते हैं विष्णु को, भगवान को। विठोबा भी बोल देते हैं, विट्ठल बोलते हैं, विट्ठल 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 विट्ठल। वो बहुत चलता है उनके उधर, घरों घरों में पूजा होती है उनकी। दक्षिण भारत का कल्चर बहुत ब्रिलियंट कल्चर है साथियों। और निर्माण का शुरू किया, और अब्दुल रज्जाक इसके टाइम पीरियड में आया था साथियों। देवराय टू के ही में सर हिंद से अब्दुल रज्जाक जो फॉरेन ट्रैवलर्स था, विदेशी यात्री था, अब्दुल रज्जाक इसके समय में आता, उसने बहुत कुछ लिखा। फॉरेन ट्रैवलर्स जितने भी आए हैं विजयनगर साम्राज्य के टाइम टू टाइम किस किस शासक में कौन कौन सा वो क्या बोलते हैं शासक विदेशी यात्री आया, उसने क्या क्या लिखा, वो सारी डिटेल में टेलीग्राम पे चैनल में पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारा यहाँ तक का एक सारा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो आप, मैं डिटेल दे दूँ, उसका आंसर देने की प्रयास करता हूँ। ठीक है, गर्मी काफ़ी हो गई है, खान पान का साथ ध्यान रखिए आप लोग भी। ठीक है, अभी थोड़ा सा पानी पीते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे चलते हैं अपने क्लास में। ठीक है, तो अब थोड़ा और देख लेते हैं डिटेल अपने इसी टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो चुका साथियों, देवराय टू। ठीक है, देवराय टू के बाद में शासक बनता है मल्लिकार्जुन। ये छोटा सा शासक होता है। इसी के समय साथियों विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल टाइम पीरियड ये साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी का एक पुत्र होता है कुलशेखर। इसका मल्लिकार्जुन और इसके पुत्र कुलशेखर की हत्या कर देता है कौन? विरूपाक्ष टू। विरूपाक्ष टू जो है हत्या कर देता है मल्लिकार्जुन और उसका पुत्र कुलशेखर, इन दोनों बाप बेटों को ये मार देता है। कौन? विरूपाक्ष टू के नाम से जो है। और अंतिम शासक है ये विरूपाक्ष टू जो होता है, बाद में ये अंतिम शासक होता है संगम वंश का। ठीक है, और इसकी हत्या इसी का पुत्र कर देता है। अंतिम शासक जो विरूपाक्ष टू होता है संगम वंश का, इसी की शासक की हत्या कर देता है इसी का पुत्र। ठीक है, यहां पर होता है पहला बला प्रहार। पहला बला प्रहार, वला प्रहार, बला प्रहार या बला प्रहार एक ही बात है। बला प्रहार बोले तो इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है साथियों, बल से जबरदस्ती सिंहासन को छीन लेना, जबरदस्ती राज्य के ऊपर कब्जा कर लेना या राजगद्दी के ऊपर कब्जा कर लेना, जबरदस्ती शासक बन बैठना ना चाहते हुए भी। क्यों? जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही चलता था पहले साथियों। डेमोक्रेसी थोड़ी ना थी, जिसके दम होगा वही राज भोगेगा, वही राज करेगा। तो ऐसा हुआ। ठीक है, बलापरा हुआ। क्यों? क्योंकि चंद्रगिरी का जो सूबेदार था जिसका कि नाम था सालू नरसिंह, वो नरसा नायक जिसका सेनापति होता है, चंद्रगिरी का सूबेदार होता है सालू नरसिंह। ये सत्ता परिवर्तन कर देता है अपना सेनापति नरसा नायक के द्वारा। ठीक है, सालू नरसिंह फिर ये शासक बन बैठता है और
1480 से 1490 का इसका पॉलिटिकल टाइम पीरियड होता है। और ये होता है सुलू वंश की शुरुआत यहाँ से। इसका पहला शासक होता है सालू नरसिंह, पहला शासक होता है सुलू वंश का सालू नरसिंह। सालू नरसिंह जिसका पॉलिटिकल टाइम पीरियड होता है 1480 टू 1490। क्लियर। ये सर्वाधिक योग्य शासक होता है सुलू वंश का। बताया, संगम, सुलू, तुलु और अरिविडू, ये 4 राजवंशों ने बारी बारी से विजयनगर पे शासन किया साथियों। ठीक है। और इसने घोड़ों का आयात किया। सुलू वंश के सालू नरसिंह ने सर्वाधिक जो कि योग्य था, घोड़ों का आयात किया। कहाँ से? होरमुज और अदन की खाड़ी से। वेस्ट में, पश्चिम में पड़ता है ये, होरमुज और अदन की खाड़ी से घोड़े उधर ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से इंपोर्ट किया। उसके बाद शासक बनता है, छोटे छोटे शासक होते हैं, तिम्मभूप और इम्माड़ी नरसिंह। पहले तिम्मभूप बनता है, उसके बाद इम्माड़ी नरसिंह बनता है। इनकी हत्या कर देता है कौन? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह इसकी हत्या करके खुद शासक बन बैठता है। इसका टाइम पीरियड होता है 1505 से 1509, 4 सालों का मात्र। ठीक है। यहाँ होता है द्वितीय बलापहार। पहला बलापहार हो गया, यहीं पर दूसरा हो जाता है। जबरदस्ती राजगद्दी हत्या लेता है ये कौन? वीर नरसिंह। हत्या कर देता है, इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर देता है वीर नरसिंह इसका, और ये खुद शासक बन बैठता है। ये तुलु वंश का पहला शासक होता है साथियों। क्या होता है? ये तुलु वंश का पहला शासक होता है वीर नरसिंह। समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही है? कमेंट क्या करो यार साथ के साथ, यस और नो। हाँ तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ताकि मैं उसको फिर बता सकूं डिटेल में आपको। ठीक है। तिम्मभूप, इम्माड़ी नरसिंह, वीर नरसिंह। वीर नरसिंह पहला शासक होता है तुलु वंश का, जिसको कि उपाधि देते हैं पुर्तगाली। इसको क्या बोलते हैं? बुसबल राव पुर्तगाली। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए साथ 16वीं सेंचुरी चल गई हमारी, 16वीं शताब्दी शुरू हो गई है। 1498 में आ जाता है, क्या बोलते हैं आपको, वास्को डी गामा, पुर्तगाल से ही आता है वो। ठीक है। और 1500 के आते आते और लोग भी आ जाते हैं पुर्तगाली। ठीक है। तो पुर्तगाली बोलते हैं इसको बुसबल राव। और जीएफ, कोई बताएगा जीएफ क्या है? क्या बात है, जीएफ का नाम नहीं भाई साहब, कान खुल जाते हैं, चेहरे पर स्माइल आ जाती है लोगों के। जीएफ, बीएफ, क्या बात है, बड़ा चल रहा है आजकल। लड़कों और लड़कियों दोनों ही गलत हो। ये जीएफ जो होता है इसका ग्रैंडफादर होता है। किसका? वीर नरसिंह का। वीर नरसिंह का ग्रैंडफादर बोले तो दादा का नाम था तुलु। क्या नाम था? तुलु। जिसके के नाम पर ये वंश पड़ा, तुलु वंश। आ गया कल ठिकाने। ठीक है। तो ग्रैंडफादर इसका, किसका? वीर नरसिंह का ग्रैंडफादर था, दादा था कौन? तुलु नाम का, जो कि तुलु वंश का नाम जिसके ऊपर पड़ा। तुलु वंश का संस्थापक तो वीर नरसिंह था, लेकिन इसके दादा का नाम चूंकि तुलु था, इसलिए इसने अपने वंश का नाम तुलु वंश रखा। तो यहां से तुलु वंश शुरू हुआ। ठीक है। ये जो वीर नरसिंह था, ये साथियों क्या करता था? द्वंद्व युद्ध कराता था अपने सामंतों के बीच में। सामंतों के बीच में इसके जो सामंत होते थे, जब उनके बीच में झगड़ा हो जाता था तो उनको उनका फैसला जो करवाते, द्वंद्व युद्ध बोले तो आज की कुश्ती एक प्रकार से। कुश्ती को इंग्लिश में क्या बोलेंगे पता नहीं क्या बोलते हैं। कुश्ती कराता था दोनों के बीच में, जो जीतेगा वही, उसी को पावर मिलेगी। तो एक तो हारना ही होता है साथियों। ठीक है। तो कुश्ती के माध्यम से ये उनका फैसला करवाता है। और हाँ, एक चीज और, ये अपने सेनापतियों को खुश करने के लिए, सुंदर सुंदर औरतें, लड़कियां देता था। चलता था उस समय पर खुश करने के लिए। अगर आपने देखी हो, एक फिल्म है हॉलीवुड में, फिल्म है 300 गूगल पे डालोगे देखोगे आ जाएगी। क्या फिल्म बनाई भाषा बनाने वाले ने, 300 लोगों ने मिलकर के ऐसी की तैसी कर देते हैं 10 लाख सैनिकों की। जेरेक्सिस जिसका कि लीडर होता है, शासन होता है, और 300 खाली लोग होते हैं स्पार्टा के, जिसका कि लीडर होता है लियोनाइडस, द ग्रेट लियोनाइडस। क्या फिल्म बनाई भाषा, देख के देखना आपकी आंखें खुल जाएंगी। उसमें उसका एक मंत्री होता है, किसका? विलन जो होता है उसका एक दूत जाता है और उनको खरीदने की कोशिश करता है, जो धार्मिक लोग होते हैं जिनका समाज पे प्रभाव होता है। ठीक है। और उनको कहता है कि जब स्पार्टा डूबेगा तो आपको सुंदर सुंदर ओरेकल्स भेजी जाएंगी। ओरेकल्स वर्ड यूज करता है वो, ओरेकल्स, ध्यान दीजिए साथियों, ग्रीक फिल्म है वो।
रोमन एम्पायर और ग्रीक एम्पायर में, और फारस के अंदर झगड़ा चलता रहता है। वो देखते हैं ना, बड़ी मस्त फिल्म है। और जो देखना है वही देखना, गलत चीज़ें मत देखना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटा सा एक हुआ छोड़ देना, बाकी सब अच्छा है उसमें। ठीक है, तो ये था। और इस पुर्तगाली ने इसको ये कहा, इसका दादा था चूंकि तुलु, तो इसका वंश का नाम हुआ तुलु वंश। और द्वंद्व युद्ध के माध्यम से फैसले करवाता अपने सामंतों का, और सेनापतियों को खुश करने के लिए देता था औरतें और लड़कियां, सॉरी। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा शासक आता वो आता था तो कृष्णदेव राय। ये सबसे ग्रेट शासक था साथियों, ना केवल तुलु वंश का बल्कि संपूर्ण विजयनगर एम्पायर में सबसे महान महानतम कह सकते हैं शासक था कृष्णदेव राय। छोटा टाइम पीरियड था लेकिन काम बहुत अच्छे किए थे साथियों उसने। पूरे दक्षिण भारत में शांति स्थापित कर दी थी इस बंदे ने। कैसे देखेंगे वन बाय वन करके। तो कृष्णदेव राय, दीदी को उधर है, हाँ उधर जाओ। तो कृष्णदेव राय ये था। तो कृष्णदेव राय का पॉलिटिकल टाइम पीरियड होता था 1509 से 1529 के बीच में। ठीक है, करीब 20 साल इसका पॉलिटिकल टाइम पीरियड होता है। और इसी कहा जाता आंध्र पितामह, आंध्र का पितामह, और आंध्र भोज और अभिनव भोज, ये इसकी उपाधियां हैं। क्या है? उपाधियां। ठीक है, आंध्र पितामह है, आंध्र भोज और अभिनव भोज, ये इसकी उपाधियां हैं। बहुत सारी उपाधियां थी जिसमें से कि हमने ये बताई आपको। ठीक है, और हाँ एक और है, यवनराज स्थापनाचार्य। क्या बात, लिखो 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 लिखो, अभी लिखो, मैं बोल रहा हूं, यवनराज स्थापनाचार्य। यवनराज स्थापनाचार्य भी इसकी एक उपाधि थी। ऐसा लगता जैसे यवनों का ही राज स्थापित कर दिया उसने, इसका मतलब ये, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी एक उपाधि थी, एक विरुद्ध धारण किया था इसने यवनराज स्थापनाचार्य के नाम से। ठीक है, और इसका फादर का, हाँ इसका जो फादर था वो नरसा नायक था साथियों। नरसा नायक जो था इसका सेनापति था सालू नरसिंह का, और इसका फादर था नरसा नायक। नरसा नायक और नागला, नागला इसकी माँ थी। इसके पेरेंट्स कौन कौन थे? पिता का था नाम था नरसा नायक और माता का नाम था नागला। नागला अपनी माँ के नाम पर इसने एक शहर बसाया था साथियों, जिसको बोला गया नागलापुर। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर सकते हो आप। क्या बोला गया? नागलापुर। किसको? इसने अपनी माँ के नाम पे जो शहर बसाया उसको। और बाबर इसके बारे में कहता है, क्यों? क्योंकि बाबर 1526 में आ जाता है। ठीक है, बाबर अपनी बाबरनामा या तुजुके ए बाबरी, ओरिजिन ध्यान दीजिए साथियों, ओरिजिन जो नाम हो तुजुके बाबरी है। बाबरनामा बाद में ट्रांसलेशन होकर के हुआ, उसका ओरिजिन रखेंगे हम तुजुके बाबरी। जैसे कि तैमूर लंकी, क्या आइन मलफूजात ए तैमूरी। ठीक है, तैमूरनामा या तैमूर लंकी जो किताब पुस्तक है उसने लिखी चगताई तुर्की में, मलफूजात ए तैमूरी। ऐसे ही बाबर ने लिखी मलफूजात, सॉरी क्या बोलते हैं, बाबरनामा बाद में तुजुके बाबरी लिखनी। इसमें ये कहता है तुजुके बाबरी में बाबर कहता है कि भारत का सबसे बड़ा शासक ये कृष्णदेव राय को मानता है। किसे मानता है? कृष्णदेव राय को भारत का सबसे बड़ा शासकों में से मानता है। ये कुछ शासकों का उल्लेख करता है, जैसे कि राणा सांगा, उत्तर भारत का राणा सांगा बड़ा था। ठीक है, एक गुजरात का एक शासक का नाम लेता है, एक ये लेता है इसका कि कृष्णदेव राय सबसे बड़ा शासक कृष्णदेव राय को बोलता है। समझ के देखो, उस समय का सबसे बड़ा शासक तो शासक जो था वो कृष्णदेव राय था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक जो था। और इसने पुस्तक लिखी विश्ववित्तीय। क्या लिखी इसने? बुक विश्ववित्तीय नाम से बुक लिखी। कोई बताएगा विश्ववित्तीय का असली वो नाम क्या है? सबको पता है लेकिन ध्यान नहीं दे पाते लोग। बताइए जरा, देखते कितने लोग बता पाते हैं। विश्ववित्तीय या विश्ववित्तीय करके एक ही चीज है। विश्ववित्तीय या विस्तुवित्तीय भी आ जाता है कहीं कभी, कहीं आपको यहाँ पर विस्तुवित्तीय भी मिलेगा, वो एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, तो उसे कहा गया अमुक्त माल्यदा। मुक्त माल्यदा का ही एक दूसरा नाम है विश्ववित्तीय, एक ही चीज़ है। तेलुगु भाषा में लिखी। किसने? कृष्णदेव राय ने। शासन प्रशासन की बहुत सारी चीज़ें लिखी, और उसकी फर्स्ट में ही चैप्टर के भूमिका में पहले ही इसने अपने द्वारा लिखी हुई 5 पुस्तकों का उल्लेख किया। कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया? 5, टोटल 5 नहीं लिखी, 5। इसी के अंदर इसने 5 पुस्तकों के नाम का उल्लेख किया कि मैंने विश्ववित्तीय के अलावा ये 5 पुस्तकें मैंने और लिखी हैं। स्टार्टिंग में ही दे दिया बंदे ने, नहीं इंटेलिजेंट था। ठीक है, और क्या लिखा इसने? इसने लिखा था तो जाम्बवती कल्याणम।
जाम्बवती कल्याण या जाम्बवती कल्याणम एक ही चीज, ये नाटक था, नाटक लिखे इसमें जाम्बवती कल्याण, ये हर्षवर्धन की तरह था साथियों, राजा भी था और क्या बोलते कला प्रेमी भी था, ठीक है। तो ये लिखा। और उषा परिणय नाम की कथा लिखी इसने। उषा परिणय बोले तो उषा और अनिरुद्ध के प्रेम कहानी, लव स्टोरी लिखी इसने। क्या बात है आ रहा था मजा? इंटरेस्ट लेके पढ़ो साथियों, बहुत अच्छा रहेगा। इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी चीज़ें। अगर आप बोरिंग के फॉर्मेलिटी पूरे करोगे थोड़ी कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। इसलिए इंटरेस्ट पैदा करिए, इंटरेस्ट आपके मन में होना चाहिए, चीज़ों को लेकर उत्सुकता होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, तभी चीज़ें आप याद रख पाओगे लंबे समय तक। उषा परिणय नाम की कथा लिखी और मदालसा चरित्र लिखा। 5 पुस्तकों के अलावा ये लिखा। बहुत सारी किताबें लिखी थी इसने, बताते हैं। तो मेन हमने उसके आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। और क्या किया इसने? विवाह कर हटाया, शादियों के ऊपर लगने वाला टैक्स हटा दिया साथियों उसने। शादियों पर पहले उस समय विजयनगर में टैक्स लगता था, उसको हटा दिया। और विधवाओं के विवाह के ऊपर भी जो टैक्स लगता था वो भी हटा दिया। क्यों? विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए कि भाई कोई मान लो कोई महिला है, उसका पति किसी कारणवश गुजर गया है, तो उसको दोबारा वो अपने बेचारे घर बसा सके, उसको भी एक ठोर ठिकाना मिल सके, तो उसको उसने प्रोत्साहन दिया, टैक्स हटा करके प्रोत्साहन दिया राज्य ने। राज्य का राजा कृष्णदेव राय। क्लियर। एक शहर बसाया जिसका नाम था हासपेट शहर, अपनी पत्नी के नाम पर। इसकी 2 पत्नियां थी, 2 पत्नियों का नाम को उल्लेख मिलता है, चन्नी देवी और विमल देवी। विमल देवी, हाँ विमल देवी थी शायद, चन्नी देवी और विमल देवी करके 2 पत्नियों का नाम का उल्लेख मिलता है। तो इसने अपनी पत्नी के नाम पर हासपेट शहर बताया। और हजारा मंदिर बनवाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हजारा मंदिर का निर्माण किसने किया? कृष्णदेव राय ने किया। और विट्ठल स्वामी का मंदिर बनवाया, विट्ठल स्वामी का मंदिर बनवाया, वो विष्णु संबंधित है ये भी, विट्ठल स्वामी का मंदिर। अष्ट दिग्गज, कोई बताएगा अष्ट दिग्गज क्या है यहाँ पर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अष्ट दिग्गज एंड अष्टप्रधाना? तो अष्ट दिग्गज जो है साथियों, इसके दरबार में 8 तमिल कवि रहते थे। 8 कवि रहते थे इसके दरबार में, जिसको अष्ट दिग्गज कहा गया। जैसे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे, 9 विद्वान लोग रहते थे जिनको नवरत्न कहा गया। इसी प्रकार से इसके दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे जिनको कि अष्ट दिग्गज कहता था। ये अष्ट दिग्गज कहे गए, कहलाए वो अष्ट दिग्गज कहलाए। 8 दिग्गज, 8 बहादुर लोग, दिग्गज अपने कला के दिग्गज थे। वो सेना में लड़ने वाले थोड़ी ना थे, कला के दिग्गज थे, राइटिंग्स के दिग्गज थे। और उनका लीडर था अल्लासी पेदन। अल्लासी पेदन उनमें से एक प्रमुख लेखक था, ठीक है। और जिसको कि कहा गया, इसका की उपाधि दी गई आंध्र पितामह और तेलुगु पितामह। आज भी अगर आप देखो ना साथियों, दक्षिण भारत के अंदर 4 भाषाई समुदाय के लोग रहते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये 4 भाषाओं के लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर। और भी छोटी छोटी बोलियाँ हैं उनसे संबंधित हैं, लेकिन ये 4 द्रविड़ भाषी परिवार बोल देते हैं इनको। 4 भाषाएं प्रमुख है दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र के नीचे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा के नीचे तक, और महाराष्ट्र का कुछ ऊपर वाला हिस्सा ले लीजिए आप थोड़ा सा, उसके पूरा दक्षिण भारत है, ये सारा कुछ इसी में ही है। ये 4 भाषाएं बोली जाती है मेन। तो इसे कहा गया क्या? अल्लासी पेदन को आंध्र पितामह और तेलुगु का पितामह, तेलुगु पितामह। और इसका फिर एक पुत्र हुआ, किसका? कृष्णदेव राय का पुत्र था, जिसका नाम था तिरुमल देव महाराय। इसका नाम कृष्णदेव राय के पुत्र तिरुमल देव महाराय। तिरुमल देव महाराय को इसने साथियों 1524 में इसमें अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। एक प्रकार से कह सकते कि राजा बना दिया, और खुद बन गया उसका प्रधानमंत्री। खुद प्रधानमंत्री बन गया और अपने बेटे को राज्याभिषेक करके राजा बना दिया 1524। लेकिन उसकी बहुत जल्दी साथ मृत्यु हो जाती है। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि उसका बेटा गुजर जाता है, तो ये डर जाता है। इसका दूसरा बेटा हो चुका जो कि उस समय 1.5 साल का होता है। लाइट गई, 1 मिनट यार। कोई नहीं, क्लास पूरी कर लेते हैं, कर रहे हैं तो ठीक है। लाइट चली गई है, मैनेज किया करो चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो बेटा होता है, जिसका कि नाम होता है तिरुमल देव राय, तिरुमल देव महाराय, इसकी जैसे राज्याभिषेक होता है, ये राजा बनता, कुछ समय बाद इसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु कह सकते हैं आप इसे। तो ये डर जाता है कि
एक तो मैंने राजा बना दी, ये तो मर गया। और इससे छोटा एक बेटा होता है जो कि उस समय 1.5 वर्ष का होता है, 1.5 ईयर्स उसकी ओनली एज होती है, छोटा सा बच्चा होता है, तो वो उसको राजा नहीं बनाता है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी भी मृत्यु हो जाए। तो ये फिर क्या करता है, अपना सौतेला भाई, इसका एक कजन ब्रदर होता है, सौतेला भाई होता है अच्युत देव राय, इसको राजा बना देता है, ये अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है अच्युत देव राय को। ये जो अच्युत देव राय होता है ना साथियों, ये शासक बनता है कृष्णदेव राय के बाद। ये इसका पॉलिटिकल टाइम पीरियड होता है। और इसके समय पर साथियों हमला हो जाता है इब्राहिम आदिल खां का। किसका? इब्राहिम आदिल खां हमला कर देता है और उसे छीन लेता है, रायचूर और मद्र छीन लेता है इससे। रायचूर और मद्र, जो रायचूर दोआब का क्षेत्र है वो, और एक मद्र क्षेत्र है वो, इसे छीन लेता है। तो इसको बहुत बुरा लगता है, किसको? अच्युत देव राय को। और ये फिर दोबारा कोशिश करता, दोबारा हमला करता है और 1534 में वापस ले लेता दोनों क्षेत्र अपने, ठीक है। और फिर इसके सामंतों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो सामंतों को शांत करने के लिए, सामंतों को मैनेज करने के लिए वहाँ पर फिर महामंडलेश्वरों की नियुक्ति कर देता है। महामंडलेश्वर, ये बाबाओं वाला महामंडलेश्वर नहीं, लीडर, पॉलिटिकल लीडर अपॉइंट करता है उनको मैनेज करने के लिए, सामंतों को मैनेज करने के लिए महामंडलेश्वर की अपॉइंटमेंट कर देता, की नियुक्ति कर देता है। और इसी के समय में लिखा गया एक वरदंबिका परिणय, तिरुवालंबा ने लिखा था वरदंबिका परिणय, एक ग्रंथ लिखा, ठीक है। और इसी के टाइम पीरियड में एक अच्युत देव राय और इसकी पत्नी के नाम पर एक बुक और भी लिखी गई थी, देख लेना, वो मिल जाएगी आपको, कोई इजीली, कोई ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये हमने आज इसको पूरे टॉपिक पे चर्चा की। इसके बाद एक दो शासक कुछ और बनते हैं, बचते हैं, और उसका शासन प्रशासन, उनकी जो गतिविधियां हैं, आर्ट कला, ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। समय कम है, कम समय में ज़्यादा आउटपुट चाहिए, तो दोनों को मैनेज करना पड़ेगा साथियों अपने को। मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा यहाँ पर वीडियो के माध्यम से भी, और डिटेल मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अपने नोट्स स्वयं बनाइए कंटिन्यू, बहुत टाइम अपने पास अभी टाइम है, लेकिन टाइम का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया ना साथियों एग्जाम के लिए, भगदड़ मचेगी, हर बार यही होता है। इसलिए समय है, रिलैक्स होकर के आराम से समय का सदुपयोग कीजिए, अपनी बॉडी का केयर कीजिए, हेल्थ को मेंटेन रखिए अपने को। गर्मियाँ आ गई हैं धीरे धीरे करके, तो चीज़ें बदलेंगी, बदलती हुई चीज़ों को में अपने माइंड को और अपने बॉडी को मैनेज करके रखिए, बैलेंस बना के रखिए हर चीज़ों के बीच में, और अपना टाइम निकाल करके अपनी स्टडी करिए को कंटिन्यू रखिए। हर संडे को मीटिंग में आइए, हर संडे को हमारी गूगल मीटिंग होती है लाइव, उसमें हम डिस्कशन करते हैं, यहाँ वीडियो बना देते हैं आपको, टेलीग्राम पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोल क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट्स मिलते हैं आपको, अपडेट्स मिलती है, हैं, और क्या चाहिए। अब तो क्विज भी आ गई है, बहुत कुछ आएगा, देखते हैं और आगे आगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा अपडेट होती रहेंगी चीज़ें, ठीक है। एक मिनट को जरा, तो ये आज का हमारा टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाता है। इससे बची थोड़ा सा और एक दो शासक और बचे हैं इसके, उसके बाद फिर हमारा चलेगा ये क्या बोलते हैं इसका, करवा ही देता हूँ यार इसको तो ना, हाँ करवा ही देता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट को, अभी करवा देता हूँ कंप्लीट। तो साथ थोड़ा सा और बचा है चैप्टर, इसके ऊपर थोड़ा और देख लेते हैं हम अभी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा अच्युत देव राय शासक बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद हमला हो जाता है आदिल खां का, इब्राहिम आदिल खां, और ये इसके बारे में डिटेल हमने दे दी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारा शुरू होता है आर्यविदु वंश। इसके बाद में, सॉरी पहले ये होगा, इसके बाद अच्युत देव राय के बाद शासक बनता है सदाशिव राय। सदाशिव राय के पॉलिटिकल टाइम पीरियड 1543 से 1567 होता है। ये पुत्र होता है कृष्णदेव राय का, दूसरा बेटा। एक बेटे की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर जल्दी ही, उसके बाद दूसरा उसका सौतेला भाई शासक बन जाता है कृष्णदेव राय का। उस सौतेले भाई के बाद में कृष्णदेव राय का ही जो छोटा बेटा था वो बड़ा होता है, और वो फिर शासक बनता है सदाशिव राय के नाम से। ये उसका टाइम पीरियड होता है, पुत्र होता है कृष्णदेव राय का, जो कि अंतिम शासक होता है तुलु वंश का, तुलु वंश का अंतिम शासक होता है। फिर उसके बाद शुरू होता है आर्यविदु वंश। आर्यविदु वंश का टाइम पीरियड 1570 से 1652 साल तक,
ये 1652 तक। ठीक है, इसका पहला जो संस्थापक होता है साथियों आर्य विद्वंस का, वो होता है तिरुमल। तिरुमल जिस जो कि 1570 में शासक बनता है और राजधानी बनाता है पेनुगोंड। पेनुगोंड में राजधानी बनाता है विजयनगर की उस समय। फिर रंगा फर्स्ट, वेंकट सेकंड। वेंकट सेकंड ये चर्च बनाता है साथियों वेल्लोर के अंदर पुर्तगालियों के लिए। बस वेंकट टू को ज़्यादा विशेष नहीं होता इस आर्य विद्वंस में, कोई खास उल्लेखनीय शासन है नहीं इसके बारे में, कोई उल्लेखनीय प्रगति होती जो हम इसके बारे में डिटेल बताएं, कुछ नहीं है इसमें खास। तो राजा ओड्यार इसी की ही रंगा वेंकट टू की परमिशन लेकर के, इजाज़त लेकर के राजा ओड्यार जो था वो स्थापना करता मैसूर राज्य की। मैसूर राज्य का निर्माण करता 1612 में। ठीक है, इसके बाद फिर शासक बनता श्रीरंग टू, रामदेव और वेंकट थर्ड। वेंकट थर्ड के बाद श्रीरंगा थर्ड जो कि अंतिम शासक होता है विजयनगर का, जिसका टाइम पीरियड होता है 1642 से 1652 तक का। तो ये जो है ये आर्य विद्वंस का अंतिम शासक होता है। कौन? श्रीरंगा थर्ड, श्रीरंगा तृतीय करके। इसके बाद इसके पूरे क्या बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य का चैप्टर क्लोज हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम कल नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे जुड़ी और जो चीज़ें बच जाती हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अधिक समय ना ले तो यहीं पर वीडियो को क्लोज करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो लगे रहे अपने स्टडी के अंदर साथी, जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।